नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर भाई दोबारा से अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज है ना, अभी एक पहली वीडियो आपको मिली होगी लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज हम लोग करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स का भी जो टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि हर बार आए हैं और आते ही, हिंदी में भी काम करता है, इंग्लिश में भी। जिसमें हिंदी में आपने भाषा कौशल पढ़ा होगा तो इंग्लिश में क्या करेगा, लैंग्वेज स्किल्स। और देखिए कहने की बात है कि आपके पास ना लैंग्वेज होती है अलग अलग, किसी का उर्दू, संस्कृत, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमेशा एज इट इज ही रहेंगी। और इसी तरीके से आज जब हम बात करने वाले हैं तो हमारे जो चैप्टर का नाम क्या है, लैंग्वेज स्किल्स। देखिए स्किल्स का मतलब होता है कौशल, तो इसका मतलब ये हमारे लैंग्वेज के जो कौशल्स हैं वो क्या हैं, तो उसके बारे में समझते टाइम जरा समझिएगा। हम ना नॉर्मली जब लैंग्वेज आते हैं तो बेटा पिछली बार या 2 बार ये सवाल भी पूछ दिया, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज, तो आपसे पूछ लेगा सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज का। जैसे अभी यूपी पीआरटी का यूपी टेट का पेपर हुआ, उसमें भी इन्होंने यही पूछा था कि लैंग्वेज के स्किल्स में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो वो सारी चीजें करेंगे। तो देखिए जो लैंग्वेज स्किल्स में है ना, उसमें सबसे पहले अगर स्टेप पूछे, सीक्वेंस पूछे, तो बेटा बच्चे उसका जो स्टेप होगा, वो सीक्वेंस होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। उसमें सबसे पहले ना एल आता है, नंबर 2 पे जो आएगा वो आएगा एस, नंबर 3 पे जो आएगा वो है आर, और नंबर 4 पे जो आ रहा है वो क्या है, डब्ल्यू। देखिए नॉर्मली कुछ जगह आपको ये भी आ सकता है एल एस डब्ल्यू आर, बट सीक्वेंस किताबों में आज तक यही चल रहा है, तो हम भी इसे यही लेके चल रहे हैं। मैं पूरा कंप्लीट नहीं लिख रहा ना। देखिए मैं वीडियो को ना कंप्लीट इसलिए भी नहीं लिखता क्योंकि आप ना चीजों को कनेक्ट करिएगा, डिटेल में मत जाइएगा। अब मैं एल आई एस टी एन एस पी ई आर ई ए डी आई एन जी डब्ल्यू राइटिंग लिखूँ तो इसका टाइम वेस्ट ना करके मैं आपको शॉर्ट टू द पॉइंट जो आपके कल 9 तारीख के एग्जाम में आपको सिर्फ मदद दे वही। अब ये जो है ये एल एस आर डब्ल्यू है, इसका मतलब कोई पूछेगा पहला स्टेप क्या है एल और पूछेगा लास्ट क्या है, तो क्या है डब्ल्यू। सबसे पहले बच्चे क्या करता है, सुनता है, बोलता है, फिर पढ़ता है, और यहाँ पे क्या करता है, लिखता है। देख मेरे बच्चे सीक्वेंस में आएगा तो क्वेश्चन का आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन अब अगर ये पूछेगा कि इसके बाद क्या जाता है, तो देखिए जो 4 हमारे स्टेप होते हैं ना, ये तो लिसनिंग का सीक्वेंस हुआ, स्टेप हुआ, लेकिन ये आगे जाके ना 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम पार्ट नंबर 1 में ले लेते हैं और पार्ट नंबर क्या ले लेते हैं 2। तो पार्ट नंबर 1 में एक जो वर्ड है वो दैट इज रिसेप्टिव, क्या कहलाएगा, रिसेप्टिव। और जो दूसरा वर्ड है वो क्या है, प्रोडक्टिव। अब आप जो बोल रहे हैं कि प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव क्या, जरा समझो। जैसा कि नाम से पता है, रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना, रिसीव करना मतलब ग्रहण करना, और प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट मतलब उत्पादन करना। अब ये जो 4 चीजें हैं आगे बढ़ के किस में बदल दे रहे हैं, 2 में। एक का नाम क्या है, रिसेप्टिव, और एक क्या है, प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव की भी अपनी 2 स्किल्स होती हैं और प्रोडक्टिव की भी अपनी 2 होती हैं। तो इन चारों चीजों को ना जरा समझो। वो वाला काम जो आप रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या जाएगा, रिसेप्टिव में, और वो वाला जिसमें आप प्रोडक्ट कर रहे हैं वो क्या है, प्रोडक्टिव। लेकिन अगर इसी चीज को मैं बदल दूं, तो अभी ना जब झारखंड टेट हुआ था तो उसने ना 2 नए नाम दिए थे। एक नाम दिया था एक्टिव स्किल्स और एक क्या है, पैसिव। मेरे बच्चे जो चीज आप रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसमें एक्टिवली नहीं, उसमें कैसे शामिल है, पैसिवली। और जो चीजें आप बना रहे हैं खुद से क्रिएट, इसका मतलब एक्टिवली। तो जब आप किसी चीज को प्रोडक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो इसका मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें एक्टिवली होगा। तो इसीलिए जो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं वो एक नए नाम से जानी जाएंगी, जिसका नाम क्या होगा, एक्टिव स्किल्स। तो इसका मतलब अगर रिसेप्टिव है तो यही वाला नाम किसके साथ चला जाएगा, पैसिव। तो हो सकता है सवाल वाला आपसे ये ना पूछे कि एक्टिव स्किल्स क्या होती है, पैसिव स्किल्स क्या होती हैं, तो वो रिसेप्टिव ना पूछ के, प्रोडक्टिव ना पूछ के, पूछ ले आपसे क्या कि एक्टिव क्या होगी और पैसिव क्या होगी। मेरे बेटे एक्टिव के पैसिव को तो समझ लिया, इसका मतलब एक्टिव इज नोन एज प्रोडक्टिव एंड पैसिव इज नोन एज रिसेप्टिव, बात सेम। देख बेटे लिसनिंग है, अब मैं जो बोल रहा हूं वो लोग आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका मतलब आप उसे क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो जो लिसनिंग है इसका मतलब वो जो पार्ट है वो हमारा किसका होगा, रिसेप्टिव। अब स्पीकिंग है, अब मैं अगर बोलूं ही ना तो इसका मतलब आप तक तो कुछ जा ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब मेरा जो बोलना है वो मेरा एक्टिव होगा, तभी तो आप इसे सुन पा रहे हैं। इसका मतलब मेरा एक्टिवली जो पार्टिसिपेशन है वो किसमें, स्पीकिंग में। तो इसका मतलब प्रोडक्टिव में मेरा कौन चला जाएगा, स्पीकिंग। अब बेटा आते रीडिंग। आप किताब के सामने से जब कुछ चीजों को रीड करते हैं, जैसे मेरे बोर्ड पर लैंग्वेज स्किल लिखा है, तो आप इसे क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपने अगर रिसीव किया तो जो रीडिंग वाला पार्ट है वो किस में चला जाएगा, रिसेप्टिव में। लेकिन बेटा जो राइटिंग होगी, इसका मतलब जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तभी तो ये प्रोडक्टिव हो रहा है, तभी तो दिख पा रहा है। इसका मतलब जो डब्ल्यू पार्ट होगा वो मेरा किसका पार्ट चला जाएगा, प्रोडक्टिव। तो यहां मैंने जाना है कि लिसनिंग के मेरे जो स्टेप होते हैं, सीक्वेंस वो क्या है, एल एस आर डब्ल्यू। वो आगे बढ़ जाते हैं 2 पार्ट में, दैट इज रिसेप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव इज नोन एज एक्टिव एंड रिसेप्टिव इज नोन एज पैसिव। और इन दोनों के जो पार्ट है, लिसनिंग और जो रीडिंग है, वो मेरा किसका पार्ट होगा, रिसेप्टिव का, और स्पीकिंग और राइटिंग मेरा किसका होगा। तो सवाल में ये पूछ लिया था, विच स्किल कैन नॉट बी फाइंड विद द टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट। तो मेरे बेटे इसमें से पेपर पेंसिल टेस्ट से कौन सी नहीं जानी जा सकती, इसका मतलब
जो लिसनिंग है और जो स्पीकिंग है उसके लिए आपको पेपर पेन की जरूरत नहीं है। तो अगर सवाल जैसे जैसे बनता है वैसे मैं सवालों के साथ भी डिस्कस करके चलूंगा, लेकिन फिलहाल जो बात ध्यान वाली थी बस यही कि स्टेप कितने होते हैं, 4, बढ़ जाते हैं किस किस चीज में, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव। सवाल पूछेगा रिसेप्टिव स्किल्स आर, ऑप्शन में होगा एल आर एस डब्ल्यू आर एस डब्ल्यू एल, तो मेरा आंसर क्या होगा, एल और आर। तो ये तो तेरा था बेसिक वाला पार्ट जिसमें अब जब ये चीजें चली जाती हैं तो इसका मतलब यहां तक तो बातें हो जाती है खत्म। देखिएगा अगर मैंने अभी बात करी है तो मैं किस पे बात कर रहा हूं, स्किल्स पे, लेकिन सवाल ना स्किल्स से ना हो कि एक सवाल नया भी पूछ लग सकता है आपसे, क्या पूछ लेगा, सब स्किल्स। क्या पूछ लेगा, सब स्किल्स। तो देखिएगा एक तो स्किल जो है वो तो मेन पार्ट है और सब स्किल उसका क्या हुआ, छोटा पार्ट। समझाने के लिए बात है भैया, एक होता है इंस्पेक्टर, एक होता है सब इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर साहब तो यहाँ थे, यहाँ पे कौन आए, सब इंस्पेक्टर, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, छोटा पार्ट। अब ना सवाल आपसे एक सवाल पूछेगा जैसे ये, दैट इज PREADICTION, और मैंने पूछा प्रेडिक्शन इज अ सब स्किल ऑफ, और ऑप्शन में इन्होंने दे दिया क्या है, L S R, और डी पे क्या होगा, W। अब अगर L S R W दे रहा है तो पहले तो तुम देखते ही सोचोगे यार बंदे ने ना, सामने वाले ने प्रिडिक्शन की इंग्लिश जो स्पेलिंग है वही गलत लिख दी। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ी ना आ रहा होगा, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, ये कि PREDICTION, प्रिडिक्शन मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। देख मेरे बच्चे, जिस चीज का इसका मतलब ये गलत है कि सही है वो जरूरी नहीं जानना था कि स्किल है क्या नहीं। इसको अगर ध्यान से देखोगे ना तो इस वर्ड को देखो, इसका ना प्रोनाउंसिएशन तो प्रिडिक्शन जैसा ही है, लेकिन स्पेलिंग में आपको जो ए लग रहा हो, गलत लग रहा नहीं, वो गलत नहीं है, वो स्किल है किसकी, रीडिंग की। ध्यान से देखोगे, देखो अगर यहां से मैं पी को रिमूव कर दूं और यहां से एक्शन को रिमूव कर दूं तो एक वर्ड निकल के आ जाता है मेरे सामने, क्या है, रीड। तो इसका मतलब जब सवाल पूछता है प्रिडिक्शन इज अ सब स्किल ऑफ, तो जो आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा, रीडिंग। इसका मतलब ये तो सिर्फ एक सब स्किल थी, और ऐसा नहीं कि इससे रिलेटेड सवाल नहीं है। तो इससे रिलेटेड सवाल मैं जरा आपको एक बार दिखा देता हूं, मेरे पास कहां है, ये देखिएगा स्क्रीन पे आपके सामने एक सवाल आया होगा, क्वेश्चन नंबर ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेडिक्शन एज ए सब स्किल इज एसोसिएटेड विद। तो देखिएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका स्पेलिंग और उसका स्पेलिंग क्या है, सेम। तो इसका मतलब ये वाला नहीं है, इसने क्या पूछा था ये। तो मेरे टेस्ट में ऑप्शन क्या है, ड्राफ्टिंग है, समराइजिंग है, नोट मेकिंग है, और क्या है, रीडिंग। तो मेरा आंसर क्या होगा, रीडिंग। देखिए ये तो सिर्फ एक की बात थी, इसका मतलब सब स्किल्स और भी सवालों के साथ आ सकती है। तो जरा एक बार ना समझ के चलो सारा। वो आपसे बोलेगा प्रेडिक्शन, मैंने एक तो पूछ ही लिया आपसे बेटा जी। एक सवाल अगर प्रेडिक्शन ना पूछ के वो तुमसे पूछ ले कुछ ऐसा कि बताइए ड्राफ्टिंग इज ए सब स्किल ऑफ, वो हो सकता है आपसे तीसरा सवाल ये पूछ ले एडिटिंग इज ए सब स्किल ऑफ। वो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ ले कि ओरल इज ए सब स्किल ऑफ। ऑप्शन नंबर 5 में ओरल, तो ये पूछ सकता है ये इसका सब स्किल्स क्या होगा। तो इसका मतलब सवाल पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन सब स्किल में जा रहा है। बस बेटा याद रखना है जो ऑप्शंस है ना मेरे पास, वो मेरे ऑप्शन यही है। पहले वाला मैंने क्या बोला, एल, दूसरा ऑप्शन क्या है, एस, तीसरे वाला ऑप्शन हम ले लेते हैं आर, और फोर्थ वाला ऑप्शन ले लेते हैं डब्ल्यू। इसका मतलब सवाल होंगे अलग अलग, लेकिन ऑप्शंस क्या होंगे, सेम। अच्छा देखो, यहां से तो अभी बताया कि प्रेडिक्शन जो जाएगा तो पी यहां से चला जाएगा, एक्शन यहां से चला जाएगा, तो बचेगा क्या, रीड। इसका मतलब इस सवाल का जो पहले वाले का जवाब है वो तो मेरा सीधा सीधा पता जाएगा, क्या है, आर। दूसरा सवाल मुझसे पूछ रहा क्या है, ड्राफ्ट। देखो अच्छा एक बात बताओ, जो ड्राफ्टिंग होती है ना, वो ड्राफ्टिंग आप कैसे करते हो। आप ना किसी को जब रिटर्न में कुछ देते हैं तो उसके पहले आपको ना ड्राफ्ट करना पड़ता है। भाई मेरे को किसी कोर्ट में कोई केस रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसका पहले क्या करता हूँ, ड्राफ्ट। या मेरे को अपने थीसिस या फिर भाई कुछ आर्टिकल या कुछ असाइनमेंट सबमिट करना है तो मैं हल्का से क्या बना लेता हूँ, ड्राफ्ट। तो इसका मतलब जो ड्राफ्टिंग है वो हमेशा जुड़ा होता है, किसके साथ जुड़ा होगा, राइटिंग के साथ। देख बेटा जब आप एडिटिंग करते हो ना, अब किसी ने क्या सोचना है उसमें नहीं, कोई क्या लिखता है उसमें नहीं, लेकिन सॉरी कोई क्या सुनता है उसमें। अब मेरे को क्या बोलना है आप उससे पहले तो नहीं सोच सकते ना, मैं क्या सुनने वाला हूं ये मैं भी नहीं सोच सकता। तो इसका मतलब अगर किसी चीज में एडिटिंग होती है तो एडिटिंग भी हमेशा किसका पार्ट चला जाता है, राइटिंग। ओरल तो आपको पता ही है ये किससे रिलेटेड होगा, बोलने से, और जो बोलने से रिलेटेड होगा इसका मतलब सीधी सी बात है वो आंसर किसके साथ चला जाएगा, स्पीकिंग के साथ। ऑरल जो वर्ड है अगर ध्यान से देखोगे ये वर्ड बना है ऑडियो।
किससे बना है? ऑडियो। और ऑडियो जो वर्ड होगा वो किससे रिलेटेड होता है? सुनने से। और अगर सुनने से बात होगी तो इसका मतलब इसके लिए आंसर क्या होगा? एल। तो इसका मतलब ओरल जो है वो क्या है? लिसनिंग का। ओरल जो है वो क्या है? स्पीकिंग। ड्राफ्टिंग और एडिटिंग क्या होंगे आपके? राइटिंग। और प्रिडिक्शन जो था वो क्या था? आर। तो इसका मतलब अगर सवाल आपसे सब स्किल्स का भी पूछ लेता है तो हमारे पास उसका भी जवाब क्या है? आ जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड ऐसा नहीं कि और सवाल नहीं थे, कुछ सवाल और हैं, जैसे मैं आपको ना अभी दिखा देता हूं स्क्रीन पे कैसे कैसे रहा होगा, देखिएगा जरा। किसी ने आपसे पूछ लिया ये वाली बात, देखो कि हाउ विल अ टीचर बेस्ट टीच राइटिंग स्किल टू अ क्लास। अब बच्चे को ना राइटिंग स्किल सिखानी है क्लास में, तो वो क्या कहता है? थ्रू डिक्टेट। देखिए डिक्टेट करके आप किसी को राइटिंग स्किल सिखाएंगे, और याद रखिएगा मैक्सिमम टाइम जब भी आपके सीटेट में डिक्टेशन नाम का कोई वर्ड आएगा दैट विल ऑलवेज गो विद द नेगेटिव सेंस। अगर इसकी जगह आ जाए डिस्कशन तो वो क्या चला है? पॉजिटिव। तो पहला तो मेरा आंसर होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन पूछता है बाय आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न आर्टिकल एंड रीराइट। बेटा सवाल ने आर्टिकल के बारे में पूछा ही नहीं, तो वाई आर यू गोइंग विद द आर्टिकल्स। तो इसका मतलब जैसा सवाल हमें जवाब भी उसी के पर्सपेक्टिव में देना, हटा दो। तीसरा कहता है बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग। पहली बात तो ये कि किसी भी ऑप्शन में अगर तुम्हें ब्रेन स्टॉर्मिंग मिल जाए तो ध्यान रखना बेटा बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, यही है उस सवाल का मैक्सिमम टाइम क्या होगा आंसर? 99.9% ये होगा। 1% तो आपको ना अपना दिमाग लगाना है 0.1% की ये हो सकता है कि नहीं समझ के। ये क्या कहता है? बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज एंड आस्किंग स्टूडेंट टू राइट इन देयर। बात राइटिंग से थी, ऑप्शन भी राइटिंग में, ऑन वर्ड का मतलब बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इसमें तो सोच के करेगा क्रिएटिव थिंकिंग के साथ। तो इसका मतलब अभी तक का जो आंसर बनेगा वो क्या है? सी। और लास्ट वाला पूछना चाहता है बाय आस्किंग स्टूडेंट टू राइट इन। देखिए बेटा साफ साफ लिखने से आप किसी भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव को क्लियर नहीं करते, तो जो इस सवाल का मेरा जवाब जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा इसी चीज को अगर बढ़ते टाइम देखो एक सवाल ध्यान से ये वाला देखना, क्या लिखता है? स्टूडेंट नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट एंड एडिट टू रिवाइज देयर वर्क इज ए प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट। अभी मैंने क्या बोला कि अगर ड्राफ्टिंग है और एडिटिंग है तो हमेशा किसका पार्ट होगा? राइटिंग। ऑप्शन में देख लो 4 ऑप्शन है, एक में क्या है? लिसनिंग, एक में स्पीकिंग, एक में रीडिंग, और लास्ट वाला क्या है? राइटिंग स्किल्स। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? राइटिंग स्किल्स। चलो एक बार ये तो था इन सवाल से रिलेटेड सब स्किल्स से, लेकिन अब ना जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इस पूरे के पूरे टॉपिक का है लैंग्वेज स्किल्स। बेटा उसमें एक टॉपिक आता है जिसमें से मैक्सिमम आज तक सवाल आए हैं, वो है रीडिंग का। क्या कहलाएगा? रीडिंग। अच्छा अगर रीडिंग का होगा तो हम ना एक चीज मानते हैं कि रीडिंग ना बेटा 2 टाइप की होती है, एक होते हैं इंटेंसिव और एक क्या होती है? एक्सटेंसिव। अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी हमने मोटिवेशन के बारे में बात की थी, एक था इंसेंट्रिक और एक क्या था? एक्सेंट्रिक। तो इसी तरह एक होती है रीडिंग में इंसेंट्रिक और वो सॉरी क्या हुआ? इंटेंसिव, और दूसरी क्या है? एक्सटेंसिव। तो इसका मतलब ये है इंटेंसिव रीडिंग और ये वाली क्या है? एक्सटेंसिव रीडिंग। अब बात समझने की है कि दोनों में फर्क क्या होता है, जरा समझ लो। इंटेंस होना किसी चीज को बड़े ध्यान से करने वाली बात है, और जो एक्सटेंसिव होता है वो किसी चीज को क्या कहता है कि बड़ा आप क्या कर रहे हैं, इस चीज को बड़ा यार लाइकली लेके चल दिए, चलो छोड़ते हुए चलते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जरा समझो। इंटेंसिव और ये वाला। आज ना तुम लोगों को पता है कि 9 दिसंबर का तुम लोगों का सीटेट का एग्जाम है, और तुम लोगों के पास पढ़ने के लिए ना कई सारी किताबें, इंग्लिश भी पढ़ोगे, हिंदी भी पढ़ोगे, सीडीपी भी पढ़ोगे, आप अपना सब्जेक्ट भी पढ़ोगे और टेंशन भी पढ़ोगे साथ साथ में। तो इसका मतलब सारी चीजें पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। अब इसमें से ना अगर टेंशन को छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव। और अगर सारी चीजों को ध्यान से पढ़ोगे तो क्या कहलाएगा? इंटेंसिव। और समझना तो समझो, जो बच्चा सीटेट की तैयारी ना बड़े टाइम से कर रहा है तो उसने शुरुआत में जब पढ़ाई की थी सारी चीजों को बड़े ध्यान से करना शुरू किया होगा। कोई भी चीज जिसमें आपने ध्यान से किया होगा वो क्या कहलाएगा? इंटेंसिव। और वही वाली चीज जब आपने थोड़े टाइम के साथ कर दी होगी तेजी से, वो क्या कहलाता है? एक्सटेंसिव। जैसे समझो एक चीज और बता देता हूं। अब तुम्हें कोई बुक पढ़नी है, जैसे मैंने तुमसे ये कहा कि तुम लोगों को ना एक बुक को, या कोई बच्चा 1 बुक 1 आवर में पढ़ जाता है, तो इसका मतलब बताओ उसने तेजी से पढ़ा होगा कि आराम से? तुम फट से बोलोगे बड़ी जल्दी पढ़ दिया होगा, लेकिन तुमने पूरा सवाल सुना नहीं मेरा। सुनो दूसरा, लेकिन एक बच्चा ना 4 बुक पढ़ जाता है एक ही घंटे में, तो अब बताओ कितने तेजी से पढ़ा होगा? तुम तुरंत के तुरंत बदल जाओगे। अरे भैया पहले में 1 घंटे में कितनी पढ़ा? 1 किताब। यहाँ 1 घंटे में कितना है? 4। तो इसका मतलब स्पीड कहाँ रही होगी इसमें? तो इसका मतलब जो तेजी से पढ़ा होगा वो क्या था? एक्सटेंसिव। जो धीरे से पढ़ा होगा वो क्या है? इंटेंसिव। तो अगर मैं इसे एक छोटा सा नाम दे दूं, एक प्रोसेस क्या है? थोड़ा स्लो वाला, और एक प्रोसेस क्या है? फास्ट वाला। तो इसका मतलब जो काम आप जल्दी में करते हैं वो हमारा क्या है? एक्सटेंसिव, और जो धीरे धीरे करेंगे क्या है? इंटेंसिव। एग्जाम से पहले किसी सिलेबस की, जैसे आप कुछ चीज
चीज तैयारी करना शुरू करते हैं। तो आपने किताब को पढ़ना शुरू किया, अगर आप फटाफट पढ़ेंगे तो जिंदगी में समझ नहीं आएगा, तो आप उसे क्या करेंगे, धीरे धीरे धीरे। जो धीरे धीरे पढ़ना शुरुआत वाला होता है वो क्या है, इंटेंसिव। और एग्जाम के टाइम में जब ना एग्जाम वाले 9 तारीख में जाओगे एग्जाम देने और मेट्रो में बैठोगे ना, तो मेट्रो में बैठते सारी किताबें झट पढ़ जाओगे, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटेंसिव। और बेसिक एग्जांपल बता दूं तो 3 इडियट्स मूवी में जब वो दोस्त अपने नाम को बुक्स में से नहीं कहता कि ढूंढिएगा, तो सब लोग फटाफट ढूंढना शुरू कर देते हैं, वो क्या कहलाएगा, एक्सटेंसिव। क्यों मैं इस बात पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि इसका रीजन ये कि इसी से सबसे ज्यादा सवाल आएगा। क्योंकि बेटा कोई इंटेंसिव एक्सटेंसिव नहीं पूछेगा, वो तुमसे ना कुछ 2 नए नाम पूछ लेगा, और जो 2 नए नाम है वो स्कैनिंग है और ये क्या है, स्कीमिंग। अभी लास्ट टाइम भी सवाल में पूछ लिया था कि बताइएगा स्कैनिंग और स्कीमिंग किसके पार्ट होते हैं, तो याद रखना जो दोनों पार्ट होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, रीडिंग के। तो इसका मतलब सवाल ये। लेकिन अब ना आपने कई बार पढ़ा हुआ, कोई आपसे बोलेगा फास्ट रीडिंग, कोई बोलेगा रैपिड, कोई बोलेगा स्लो, कोई बोलेगा साइलेंट, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा किसी दिन बाद बुलेट ट्रेन वाली आ जाएगी, बुलेट स्पीड वाली रीडिंग क्या हो जाए, पता पूछने वाला क्या पूछेगा, बस तुमने अपने को ध्यान रखना था कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो धीरे धीरे किया गया वो है इंटेंसिव, और जो जल्दी किया गया क्या है, एक्सटेंसिव। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं दोनों में से बेहतर कौन है, दोनों ही बेहतर हैं बेटा। जब तक आप इंटेंसिव नहीं सीखेंगे तब तक आप एक्सटेंसिव कर ही नहीं सकते। इसका मतलब एक्सटेंसिव तक जाने के लिए आपको इंटेंसिव पहले पढ़ना पड़ेगा। तो अगर देखो स्कैन, सब समझो, अगर देखो स्कैन, मैंने पहले ही बोला था कि जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं ना वो काल्पनिक है, उसका आपके जीवन से कोई संबंध है नहीं, तो बस समझो, छोड़ो और खत्म करो। अब जैसे तुम्हें ना क्या कराना है कि मान लो ये शीट है, और ये जो शीट है ये मेरे को क्या कराना है, फोटोकॉपी कराना है। तो ये फोटोकॉपी कराते टाइम फोटोकॉपी मशीन में जाएगी, तो फोटोकॉपी मशीन ना जब इसको स्कैन ही तो करेगी पहले धीरे धीरे धीरे, और फोटोकॉपी निकाल देगी। और अगर दूसरा वर्ड क्या है, स्कीमिंग। अच्छा, स्कीमिंग से ना यहीं से समझो, स्किप। जैसे तुम लोग के पास वीडियो आएगी हमारी यूट्यूब वाली और तुम्हें सुनना है, उससे पहले ना एड आ जाता है, तो आप ना एड के टाइम पे कॉर्नर में एक लाइन लिखी देखते हैं, यू कैन स्किप दिस एड इन दिस सेकंड। तो आपको मतलब नहीं ना, आप उसे क्या करना है, हटाना। तो जब एग्जाम टाइम में जाओगे तो जो जरूरत नहीं उसको क्या करोगे, हटाने का काम, और जो से ध्यान से देखोगे वो क्या करोगे, इंटेंसिव। देखो तो इसका मतलब स्कैनिंग जो है वो इसका मतलब स्लो वाला हुआ, और जो स्कीमिंग हुआ उसका मतलब क्या, फास्ट, जो जरूरत वाला हो गई। तो मेरे बेटा एक बात बता, किसी ने तुझसे ये पूछ लिया, तुमसे पूछ लिया कि स्कीमिंग इज अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रीडिंग, तो इसका मतलब जवाब किसके साथ जाएगा, एक्सटेंसिव। कोई पूछेगा स्कैनिंग किसका पार्ट होगा, तो क्या होगा, इंटेंसिव। इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा, सवाल पूछेगा स्कैनिंग स्कीमिंग किसके पार्ट है, तो रीडिंग। पूछेगा स्कैनिंग किसका पार्ट है, इंटेंसिव। स्कीमिंग किसका पार्ट है, एक्सटेंसिव। तो ये तो था मेरी तरफ से लैंग्वेज स्किल का आपके लिए थियोरेटिकल पार्ट, क्योंकि आपने थ्योरी समझी है, और उस चीज को और बेहतर समझने के लिए ना बेटा जी हम कुछ ना क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें कुछ सीरीज में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके कुछ के लिए आपके होमवर्क होंगे, और जैसे मैंने कहा है कि मैं इस सीरीज को अभी के अभी पूरा करा देता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, इसके आंसर फिर को कहां देना है, कमेंट बॉक्स में। तो जरा देखो पहला सवाल, पहला तो मैंने अभी करा दिया था, इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। एक बार देखो दूसरा, अब ये कहता है बेटा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन द चिल्ड्रन। अब आप जब भी ध्यान देंगे ना, एक बात याद रखना कि जब ऑप्शंस आते हैं ना, तो आपको ना 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होती है और 2 आप इजीली कर जाते हैं। बेटा पहला कहता है कि प्रमोट, अब किसी चीज के बारे में सोचना है तो सोचने के लिए आपको उस सवाल का जवाब सोचना चाहिए कि जिसका फिक्स होगा या वो जिसका फिक्स नहीं। पहला कहता है फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन का फैक्ट क्वेश्चन, जिसका मतलब जिसका फैक्ट है उसके बारे में तो सोचने की जरूरत। अब इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 1947, पता है तो पता है, नहीं पता तो भैया नहीं पता। इसका मतलब आप उसमें सोचने वाली बात रख ही नहीं सकते, तो पहला तो आंसर नहीं। दूसरा कहता है क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग ऑफ टेक्स्ट। अब पूरा का पूरा ही अगर उस पर अवेलेबल है तो बच्चा सोचेगा क्या, समझो तुम्हारे एग्जाम में जो मैं पढ़ा रहा हूं एज इट इज आ जाएगा, तो सोचने की जरूरत थोड़ी ना, टिक लगा दोगे। लेकिन एक ऐसा सवाल जो मैंने नहीं पढ़ाया और आपके सामने आया तो सोचने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, तो ये भी आवाज। तीसरा कहता है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। बेटा पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन इसका मतलब बच्चे से रिलेटेड करेगा तो बच्चा उस पर क्या करेगा, सोचेगा। और लास्ट वाला क्या कहता है, क्लोज एंडेड। बेटा जो क्लोज एंडेड है उस पर तो सोचने की जरूरत नहीं, क्लोज एंड इज लाइक फिक्स, जिसका आंसर क्या होता है, फिक्स। इसीलिए 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वन इज ओपन एंडेड, अनदर इज क्लोज एंडेड। तो ये मेरे आंसर नहीं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे देखिएगा, ये मैंने आपको करा दिया था, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कहता है देखो, ए टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश बाय। सवाल किसको लेके है, लिसनिंग। तो इसका मतलब याद रखना तुम्हारा शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन क्या है, मतलब ये कि जो सवाल ने तुमसे पूछा है ऑप्शन में वही ढूंढना है। अब सवाल अगर अमिताभ बच्चन जी के लिए है तो ऑप्शन में अमिताभ बच्चन जी के लिए, मतलब अगर सवाल
सवाल कि अमिताभ बच्चन लिसनिंग है, तो ऑप्शन में मेरा ना स्पीकिंग कभी आंसर नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, लिसनिंग से रिलेटेड। तो बेटा पहले वाले में स्पीकिंग खत्म हो गया। दूसरा कहता है फोकस ओनली ऑन लिसनिंग स्किल्स विदाउट एसोसिएटिंग, बेटा जब किसी चीज के साथ अगर एसोसिएट करेगा ही नहीं तो इसका मतलब उसके फायदा क्या होगा, उसके डेवलप करने का, हटाओ। तीसरा कहता है मेकिंग द लर्नर लिसन टू एवरीथिंग देयर, जो उसने पैसिवली सुना है उसे। और लास्ट क्या कहता है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू लिसन टू अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज एंड पीपल एंड एंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटीज। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, क्योंकि बच्चा अपॉर्चुनिटी को क्या क्रिएट करेगा, लिसन करेगा, अलग अलग तरीके से देगा, तो जिस सवाल का जवाब होगा वो क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक बार नए सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। अब ये कहता है देखो, टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर प्राइमरी। अब छोटे बच्चों को आप कहानियां सुनाते हैं तो इसका मतलब कहानियां सुनता होगा, लिखता नहीं होगा, बोलता नहीं होगा, तो इसका मतलब इससे कौन सी स्किल इंप्रूव होगी, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, लिसनिंग। तो मेरा जवाब क्या होगा, लिसनिंग स्किल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आगे बढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। अब आप राइटिंग के प्रोसेस में जो स्टेप होता है वो सबसे, कैलीग्राफी तो आप स्टाइल, फॉन्ट जो लिखने का तरीका, कॉम्प्रिहेंशन समझ, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा होगा तो कॉम्प्रिहेंशन मैक्सिमम टाइम किसके साथ आता है, रीडिंग। लास्ट में क्या है, एडिटिंग, और उसके बाद क्या है, मेमोराइजेशन। बेटा मेमोराइज करने का मतलब याद होता है, वो कभी हो नहीं सकता राइटिंग में, तो इसका मतलब जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, एडिटिंग। और मैंने जब सब स्किल पढ़ाया था तभी मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो है क्वेश्चन क्या कहता है ये कि करेक्ट स्पीच हैबिट कैन बी डेवलप। अब आपको बोलने की अगर हैबिट है, इसका मतलब प्रोनंसिएशन जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तब तक आप अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। तो क्विज, डिक्टेशन और वोकैबुलरी मेरा आंसर हो नहीं सकता, इसका मतलब आंसर क्या होगा, प्रोनंसिएशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या कहता है सवाल, ये कहता है प्रेडिक्शन, इसके बारे में मैंने जवाब दे दिया, दैट इज रिलेटेड विद द रीडिंग। नेक्स्ट जो सवाल कहता है पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन। अब क्या कहता है कि पिक्चर जो कॉम्प्रिहेंशन है, इसका मतलब आपने बहुत बार देखा होगा, पिक्चर से आप ना कुछ चीजों को समझा देते हैं, तो किस चीज को प्रमोट करता है, जैसे इंडिया को टैलेंट या कोई भी चीजें आते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा सैंड से वो सारी की सारी चीजें बनाना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब वो स्पीकिंग नहीं आ सकता, लिसनिंग नहीं आ सकता, लिटरेरी, वो आपकी क्या कहलाती है, आर्टिस्टिक स्किल। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, जब आप मल्टीलिंगुअलिज्म, कई सारी चीजों में एक नई भाषा सीखते हैं तो ये क्या कहलाता है, मेथोडोलॉजी, एसेट, इंटरफेरेंस, बर्डन। बेटा बर्डन नहीं हो सकता, कुछ भी नया सीखोगे तो बर्डन थोड़ी ना, इंटरफेरेंस बाधा भी नहीं होगा, एसेट हो सकता है। क्यों, क्योंकि एसेट होता है आपकी संपदा। इसका मतलब आपने एक लैंग्वेज सीखी, दूसरी सीखी, तीसरी, तो आपके जो लैंग्वेज का एसेट है वो क्या है, बढ़ जाएगा। मेथोडोलॉजी तो सबकी सेम होती है, कुछ हर भाषा का अपना अपना मेथोडोलॉजी होगा ही होगा, तो जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाइएगा इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपसे कि सिलेक्ट द स्किल दैट इज कंपोनेंट ऑफ स्पीकिंग। मैंने क्या बोला था बेटा, अमिताभ बच्चन, ध्यान रखना कौन है, स्पीकिंग। पहले में स्किल ऑफ स्पीकिंग, चलो मान लेते हैं। दूसरा रीडिंग, होगा नहीं। तीसरा वोवेल कॉन्सोनेंट, हटा दो। लास्ट वाले में क्या कहता है, लिसनिंग। तो इसका मतलब मेरे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, वो कौन सा बचेगा, स्पीकिंग का, दैट इज हो गया ऑप्शन नंबर 1। आ जाइएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर है मेरा बार, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम, कि आप जब इंग्लिश को सीखते हैं तो उसका एम क्या होगा, पहला टू प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटेट स्टेट। बेटा क्वेश्चन अगर नेशनल है, नेशनल करिकुलम का, तो स्टेट तो होने से रहा, इसका मतलब पहला तो हटाओ। दूसरा कहता है टू इनेबल नॉलेज एक्विजिशन थ्रू लिटरेरी एंड द डेवलपिंग एन इंस्ट्रूमेंट टू एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल, कि आप बेसिक से सीख के उसके एब्स्ट्रैक्ट तक जाइए, बिल्कुल हो सकता है। लास्ट वाला है टू सबस्यूम द लैंग्वेज दैट ए चाइल्ड एक्वायर्ड नेचुरली टू हिज एंड, हाँ, क्योंकि हमने कहा था एनसीएफ ने सबसे पहले यही कहा है कि बच्चा क्या करेगा, सबस्यूम मतलब जोड़ेगा अपनी मदर टंग के साथ, उसके साथ इन्वायरमेंट। और लास्ट क्या कहता है, टू इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज। बेटा स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज वाली बात होगी नहीं, तो इसका मतलब जो बेस्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक बार फिर आगे देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या सवाल होगा हम लोगों के पास। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनसीएफ 2005 पैरा नंबर 3 इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। मैंने अभी पिछले वाली वीडियो देखिएगा, उसमें इसका जिक्र ही किया था कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इंग्लिश क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा, ग्लोबल। तो आंसर क्या चला जाएगा, ग्लोबल। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, क्या पूछता है, यूज ऑफ डायलॉग एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल प्रिटेंड टू। अब आप जहां डायलॉग का यूज करते हैं, जो फालतू की चीजों को क्या करते हैं, अवॉइड, तो वो किसके साथ होगा, कन्वर्सेशन। देखो भैया, दो आदमी बात कर रहे हैं, दो बहन बात कर रहे हैं, दोस्त बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं सारी जरूरी, तो कुछ चीजें अननेसेसरी करेंगे। रिपोर्ट जो होती है वो एक ऐसी चीज है जिसमें आपके साथ ना कोई डिस्कसिव इशू नहीं होता, जिसमें इमोशनल नहीं होता, डिग्रेशन नहीं होता, वो जो होता है फिक्स। मतलब ये कि कोई
रिपोर्ट आएगी। अब आप ना किसी भी पैथ लैब पे चली जाइएगा तो आपकी जो रिपोर्ट होगी वो ये थोड़े ना समझेगा यार ज़्यादा बीमार है चल इसको कम बता दे, या बीमारी नहीं तो इसको ज़्यादा बता दे। वो तो जैसा है आपको वैसे ही बताएगा। इसका अंदर रिपोर्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें फालतू वाली चीज़ें नहीं। लास्ट कहते हैं स्टोरी टेलिंग। बेटा स्टोरी टेलिंग होगी तो इसका अंदर डायलॉग तो होगा। तो इसका अंदर जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, राइटिंग रिपोर्ट और स्टोरी, इसका अंदर जब आप रिपोर्ट और स्टोरी में आपको क्या मिलेगा? डायलॉग। रिपोर्ट आपको क्या बचाएगी? अननेसेसरी डिटेल। तो जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आ जाइएगा नेक्स्ट तरफ। देखो मैंने अभी कहा था द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग। रैपिड रीडिंग का मतलब क्या होता है? फटाफट करना। और फटाफट करोगे तो डिटेल तो निकल नहीं सकती, एक्सटेंडेड बढ़ाओगे नहीं। इसका अंदर जब भी आप रैपिड करते हैं, जैसे हम बचपन में गेम खेला करते थे ना, कि कोई पेज आया उस पेज पे ये गुनों के देखो भाई क्लासिक कहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोग पूरा थोड़ी ना पढ़ते थे, हम तो बस ये था क्लासिक वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब हम फटाफट उसके अगर इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट। तो इंटरेस्ट के लिए पढ़ा नहीं जाता। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे भी चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। वाइल रीडिंग सिग्निफिकेंस। अब ना इसके बाद के जितने भी सवाल होंगे, क्योंकि 15 सवाल मैं आपको करा चुका हूं, आप अगर जाएंगे तो इससे कुछ नेक्स्ट भी कुछ सवाल होंगे, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? होमवर्क होंगे। और इस होमवर्क के लिए आपको ना सेम इसी तरीके की एक पीडीएफ ना इसके साथ लिंक करके दी जाएगी, तो उसके आप आंसर बताएंगे। बाकी जितने भी आंसर्स हैं वो मैं इसके कमेंट बॉक्स में ना अभी जो आपको शीट मिलेगी उसमें उसके आंसर भी होंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वाला चैप्टर भी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत बढ़िया क्रिटिकल पीरियड वाला टाइम है, अच्छे से पढ़िएगा प्यार से। चलिए थैंक यू सो मच, बाय।